जब सास ने खा ली हंसने वाली दवा। कुसुम अपनी बहू सुरभि और बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप। इस बार बहुत दिनों में आए और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ, तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ। बस अब एक गिलास पानी तो पिला दो। सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू, ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था। तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है बुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो, ये घुटने के दर्द की दवा है। यह घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है। रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं, लेकिन ये दवाई किस चीज की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसने वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं। आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहां से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। कुसुम उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसी जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहाँ से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे बहन जी, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं। हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती। इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी? देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि,
सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा। ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ। वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चले जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हूँ बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपके बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े। गौरी की शादी एक बड़े घर के लड़के यानी कि राजेश के साथ होती है। राजेश की 4 बहनें हैं और सभी अपने भाई पर जान छिड़कती है। अरे पापा, ये राजेश के लिए कैसी छोटी सी हिट की लड़की ब्याह लाए आप?
हम लोगों का भाई तो राजकुमार है, उसके लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए थी। गौरी को ननद की बात बुरी लगती है और वो रोने लगती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने? एकलौता बेटा है हमारा, समझी? वो तो तेरे ससुर हाँ कराए थे, वरना मैं तो ना करवाती तेरी शादी अपने हीरे जैसे बेटे से। ननदे सास को भरती और सास गौरी से लड़ती। ये क्या है? तुम्हारी बहनें और माँ आए दिन मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है। क्यों नहीं बोलते उन लोगों को कुछ? अरे क्या बोलूं? अब उन लोगों का इकलौता भाई और बेटा होना, तो वो लोग थोड़े इमोशनल है मुझे लेकर, समझा करो ना। और कौन सा वो लोग रोज आते हैं ससुराल से? माना एक साथ नहीं आती, लेकिन रोज कोई ना कोई तो खड़ा ही रहता है ना। खैर, जैसे तैसे कुछ साल गुजरते हैं। गौरी एक प्यारे से बेटी की माँ बनती है। सुनिए, हर बात पर ससुर जी से पैसा मांगना ठीक नहीं लगता। आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? काम तो मैंने कभी किया ही नहीं गौरी। पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक सा नहीं होता। गौरी के ससुर की मृत्यु हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। गौरी ननद को फोन करती है। दीदी, अब जीजा जी को बोलकर इन्हें कहीं नौकरी दिलवा दो ना। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है। दवाई का खर्चा और मुन्ने की पढ़ाई का खर्चा काफी है। कुछ मदद मिल जाएगी दीदी। देखो गौरी, तुम तो जानती हो मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि बात घुमा कर बोलोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना तो तुमको ही है ना। हम भी तो निभा रहे हैं। खैर, बोल दूंगी इनको। गौरी समझ जाती है। वो दूसरी ननद को फोन करती है, लेकिन माँ से भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। अरे भाभी, हमारा भाई कैसे काम करेगा? वो तो राजकुमार है। बस आप जरा माँ का ख्याल रखो, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। बाकी करते हैं बात आराम से। गौरी के सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे अपना परिवार चलाए। ना पति काम करना चाहता है और ना ननदे मदद। फिर एक रोज गौरी की सहेली कहती है, गौरी, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ वहाँ काम करती? अरे लेकिन मुन्ना तो छोटा है ना। तो क्या हुआ, तेरी सास और पति तो घर पर ही हैं, वो लोग संभाल लेंगे। तू चल मेरे साथ। गौरी ने अब काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सपना अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का था। गौरी अपने भाई से कहती है, भाई, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस पर मेरे गौरव का भी एडमिशन हो सकता है क्या? अरे कैसे बात कर रही है गौरी? जितना तू कमाती है उतने में तो तेरा घर भी नहीं चलता। तू कहाँ इतने महंगे स्कूल का सपना देख रही है? लेकिन गौरी भी ठान लेती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। माँ जी, ये मेरे गहने हैं, मैं बेच रही हूँ। गौरव का कल एडमिशन है। अरे वो तो ठीक है गौरी, लेकिन आगे की फीस कैसे मैनेज करेगी? और ज्यादा मेहनत कर लूंगी माँ। गौरव कुछ बन गया तो हम लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर देगा। गौरी, हम लोगों ने तुझे गलत समझा, लेकिन तू ही थी जो ये घर लेकर चल रही है, वरना कब की अलग हो जाती। गौरी सास की ओर मुस्कुराकर देखती है। आप भी तो मेरा साथ दे रही है ना। अरे कभी खाने में अंडा या मुर्गा भी खिला दिया करो, क्या रोज रोज पत्ता खिलाती रहती हो? अरे शर्म तो आती नहीं, सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद तो कुछ करता नहीं, ऊपर से मुर्गा खाना है इसको। गौरी अपना घर चलाने के लिए तो पर्याप्त पैसे कमा लेती है, लेकिन बेटे के महंगे स्कूल, कोचिंग और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते। माँ, मुझे जूडो कराटे की ड्रेस चाहिए, मैं घर के कपड़ों में क्लास नहीं अटेंड करूँगा। और क्या, बिल्कुल, घर की भी कोई ड्रेस होती है क्या? मैं कल ही ला दूंगी। हाँ बच्चा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई किया कर। उसके जाने के बाद कहाँ से लाएगी पैसे ड्रेस के? माँ, वो पास वाली चाची से कुछ पैसे उधार लूंगी। अरे सभी से तो उधार ले चुकी है तू,
कर्जा इतना चढ़ा लिया है कि पूरा जीवन भी कमाएगी तो उतार नहीं पाएगी। और माँ जी, गौरव कुछ बन जाए तो मुझे कमाने की क्या जरूरत, फिर तो मैं बस रानी बनकर राज करूंगी। एक दिन गौरव कहता है, माँ, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छे पैसों में। अब हम लोगों के बुरे और दुख के दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सास की फोटो के सामने हाथ जोड़ती है कि उसका पति उसे कहता है, देखा गौरी, तेरी तपस्या खत्म हुई। इतने सालों से जो तू फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, अब तू आराम कर सकती है। अरे नहीं नहीं, अभी तो नौकरी लगी है, कुछ दिन कुछ पैसे कमा तो लेने दो। कुछ महीनों बाद गौरी की ननद गौरव के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे भाभी, वो मैं ना रिश्ता लेकर आई थी गौरव के लिए, सुना अच्छा कमा रहा है। क्यों? देखा मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हम लोगों के लिए। गौरी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका मन नहीं होता है कि वो बेटी की शादी इतनी जल्दी कर दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्जा है जिसे उतारना है। तो क्या हो गया, शादी के बाद भी उतार लेगा। कम से कम एक लड़की आ जाएगी तो आराम रहेगा। गौरी लोगों के प्रेशर में आकर बेटे की शादी कर देती है और शादी के बाद एक दिन जब अपनी फैक्ट्री में जाती है, मैनेजर साहब, कैसे इस फैक्ट्री में 22 साल काम कर लिया पता ही नहीं चला। अब तो बेटा सेटल हो चुका है, नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी का शुक्रिया। गौरी बहन, बहुत मेहनत की तुमने जीवन में, अब भगवान कोई मुश्किल ना दे। गौरी घर आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उसे बहू और बेटे की आवाज सुनाई देती है। क्या है, तुम्हारी माँ ने तो सोचा भी नहीं कि जो कर्जा वो ले रही है खुद की अय्याशी के लिए, वो हम लोग क्यों भरे। उनका कर्जा है वो देखे। हाँ लेकिन क्या करूं, माँ को छोड़कर रह भी तो नहीं सकता ना। अरे रह नहीं सकते तो क्या करोगी, पूरी जिंदगी उनका कर्जा चुकाते रहोगे। कल को हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, कैसे मैनेज करेंगे। मैं नहीं जानती, साफ साफ बोल दो पैसे नहीं है फालतू के। जिसका कर्जा है वही निपटाए। गौरी बेटे बहू की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है और अंदर न आकर वहाँ से सीधे फैक्ट्री जाती है। मैनेजर साहब, मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक हिम्मत है तो कर लेते हैं। वो मेरा इस्तीफा ना वापस कर दीजिए। ये बोलकर गौरी की आंख लाल हो जाती है। मैनेजर समझ जाता है कि गौरी की उम्मीद टूट चुकी है। वो उसके हाथ में इस्तीफा रखकर कहता है, कर्जा माँ का है तो माँ ही चुकाएगी। माँ का कर्जा आज तक क्या कोई चुका पाया है? जादुई टीवी। सुनो, तुम्हारे बाबूजी तो कब के गुजर गए। अब उनका जो सामान है वो पड़े पड़े कबाड़ा हो रहा है, बेच ही दो, कुछ पैसे आ जाएंगी। बात तो सही है, अगले संडे फुर्सत में यही करेंगे। अगले संडे रोहित सारा सामान कबाड़ी को घर बुला के दे देता है। तभी उसकी नजर बाबूजी की पुरानी टीवी पर जाती है, जो इतने सालों तक कूड़े में पड़ी थी, फिर भी चमचमा रही थी। टीवी तो देखो, जैसे एकदम नई हो। हाँ, बाबूजी को टीवी देखना बहुत पसंद था। उनका सपना था कि वो टीवी पे आए। एक बार मौका भी था जब वो अपने गांव के गाने सुनाने किसी चैनल पर जाने वाले थे, पर मैं और मेरा भाई लड़ पड़े और बाबूजी को घर पर ही रुकना पड़ा। चला के देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लेते हैं। पर शायद ही चले, बाबूजी ने उस लड़ाई के दिन के बाद टीवी देखना ही छोड़ दिया था। टीवी चालू करने के लिए उसमें केबल वायर लगा दिया जाता है। एक न्यूज चैनल चालू हो जाती है। स्वर्ग की सीढ़ी के रास्ते हैं तीन, तीनों के तीन रास्ते हैं संगीन। पहला रास्ता है सांप की बीन, दूसरा रास्ता घर में बिछा कालीन, तीसरा रास्ता कलकत्ता से चीन। ये क्या बकवास खबर है, कुछ अच्छा लगा दो।
अरे आप बोलो तो सही, कोई अच्छी खबर सुना देता हूँ। मेरा तो काम ही खबर देना है। अरे बाप रे, टीवी बात कर रही है। हाँ, ये न्यूज़ वाला मुझसे। हाँ हाँ, आपसे ही तो बात करूंगा ना, आपके घर में हूं तो। अरे ये सपना है क्या? तुम हमसे बात नहीं कर सकते? अरे सपना नहीं भाई साहब, ये टीवी जादुई टीवी है। बोलो क्या खबर सुननी है, वरना ब्रेक लेने का टाइम आ जाएगा। सुप्रिया घबरा के टीवी बंद कर देती है। वो क्या था? अरे एक बार और चालू करके देखे, फिर से बात करेगा तो चैनल बदल देंगे। सुप्रिया फिर टीवी चालू कर देती है। अरे ऐसा कोई मुंह पे टीवी बंद करके जाता है क्या? मुझे बुरा लगा आपका नेचर। चाय पानी तो पूछो। सुप्रिया टीवी के बटन से चैनल बदल देती है। अब टीवी पर एक फिल्म चल रही है। अरे ये तो सूर्यवंशम है ना? हाँ, और ये ठाकुर को जहर की खीर दे दी और उसको पता भी नहीं है। ए भाई खीर मत पीना, उसमें जहर है, मत पीना। ठीक है महाशय, जैसा आप कहें। हाँ। अरे आपकी बात मान ली, पूरी पिक्चर ही अब तो बदल जाएगी। मतलब ये सच में जादुई टीवी है? तभी वहां कबाड़ी आ जाता है। भैया टीवी के 150 रुपए दूंगा, चलेगा? अरे 1.5 करोड़ में भी ना दे तुमको ये टीवी हम। अरे 1.5 करोड़ खरीदने को होते तो तुम्हारे घर में ये पानी चाय नहीं पीता, अंबानी या टाटा के घर बैठा कोल्ड कॉफी पीता। रोहित कबाड़ी का हिसाब करके उसे वहां से चलता करता है और अपने भाई शशिकांत को फोन लगा के बुलाता है। शशि थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हो गया भैया? अरे बाबूजी का टीवी याद है? हाँ हाँ, जिसमें घुसे रहते थे हमेशा वो, और अपने को कुछ नहीं देखने देते थे। अरे वो अब जादुई टीवी बन गया है। भैया आपकी बकवास करने की आदत अब तक नहीं गई। अरे आपके घर में बच्चे हैं, अब तो बड़ों जैसी बात करो। रोहित जाके टीवी चालू कर देता है। टीवी पर एक जादू का शो हो रहा है जिसमें एक जादूगर है। अब मैं अपनी टोपी में से कबूतर निकालूंगा। श्रिंग ब्रिंग शरिंग बम फोपा फुफी फुफा पाउ। टीवी से कबूतर निकलता है और शशिकांत के सर पर आकर बैठ जाता है। भैया ये क्या हो रहा है? भैया इसे उड़ाओ। ए कबूतर जा जा, कबूतर चल निकल। अब मैं टोपी में से सांप सुनते ही शशिकांत कांप जाता है और भाग के टीवी बंद कर देता है। भैया सॉरी भैया, मैं समझ गया ये सच में जादुई टीवी है, पर एक बार और ट्राई करते हैं। पर भाभी कोई दूसरा चैनल लगाओ जिसमें डर ना लगे। सुप्रिया टीवी चला देती है और न्यूज लगा देती है। अरे कितने दिनों बाद मुझे याद आया, बताइए क्या खबर सुनाओ। और ये नया आदमी कौन है? ये मेरा भाई है शशिकांत। ओह यस, वही है ना जिससे तुम लड़ लिए थे किसी बात पे और तुम्हारे बुढ़ाओ पिताजी गुस्सा हो गए थे और टीवी को संन्यास दे दिया था। हैं? तुमको कैसे पता ये सब? इस टीवी में रहने वाले आदमी से लेकर कबूतर तक को तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी बातें पता है, इसलिए तो ये जादुई टीवी है। ये टीवी क्या कर सकती है वैसे? तुम जो मांगो दे सकती है। कहानी बदल सकते हो, खबर बदल सकते हो, कोई चीज मांग सकते हो। अरे भैया ये टीवी मैं लेके जा रहा हूँ, बाबूजी का लाडला तो मैं ही था ना। अरे ऐसे कैसे? मैं बड़ा बेटा था, अब तक मेरे घर में टीवी थी ना। अब तक कहाँ गए थे पिताजी के लाडले? तुम्हारी गलती का एहसास भी है। अरे भैया ज्यादा ना बोलो वरना भूल गए आपके दांत तोड़ दिए थे मैंने उस लड़ाई में। मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करता है। रुक। दोनों भाई हाथापाई पे उतर जाते हैं। रुक, बताता हूं तुझे कि कौन बड़ा है। अरे छोटे का दम तो देख लीजिए आप। ये खबर आपके बाबूजी को देता हूँ।
तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। अरे शायद टीवी नाराज हो गया, और लड़ लो। आए बड़े खली बनने। टीवी से एक तेज रोशनी निकलती है और टीवी में बाबूजी दिखाई देते हैं। बापूजी आप। इतना चकरा क्यों रहा है? अपने बाप को नहीं पहचानता क्या? ये तो ऐसा ही है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। अरे चुप कर, तुम दोनों ही उल्टे हो। तुम्हारी वजह से मैंने टीवी में आने के सपने को छोड़ दिया, तुम्हारी लड़ाई की वजह से। और तो और, जितना मैं अपनी बीवी को नहीं देखता था उतना टीवी को देखता था, वो भी छोड़ दिया तुम दोनों की लड़ाई की वजह से। और अब मरने के बाद जब मैंने टीवी को जादुई टीवी बना दिया तो भी तुम इसका फल लेने की जगह लड़ रहे हो। अरे तुम तो लायक ही नहीं हो। अब तुमको बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। बाबूजी चले जाते हैं। टीवी बंद हो जाता है। रोहित और शशिकांत गिड़गिड़ा के टीवी के सामने हाथ जोड़ के बाबूजी को बुलाते हैं, पर टीवी सिर्फ धुआं निकालता रहता है। सरस्वती जी और उनकी बहू रश्मि के बीच एक दिन बहस छिड़ जाती है। आखिर किसका काम ज्यादा आसान है, बहू का या सास का? माँ जी, सास को काम ही क्या है, आपके सारे काम उंगलियों पे तो हो जाते हैं। कुछ भी। हाँ, हिसाब तो उंगलियों पे ही हो जाता है ना। अरे बेटा, ऐसा सिर्फ अभी लगता है। जो मुझे करना पड़ता है ना, वो तुझे करना पड़े तो समझ आएगा कि असली काम का पहाड़ कैसा होता है। ठेले बराबर वजन भी नहीं है आपके काम में, और बात पहाड़ों के वजन की कर रही हैं आप। तू ऐसा करती ही क्या है घर में बेटा, ये तो बता मुझे। मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, सब जादू से हो रहा है इस घर में। अरे एक दिन मेरा काम करोगी तो समझ आएगा। ओके ओके, शट अप। कल से मैं घर के काम करूंगी और तू मेरी जगह हर चीज का हिसाब रखना, ठीक है? ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये सास बहू की डील के बारे में रश्मि के पति अमन को नहीं पता था, और ना ही अमन के पिताजी सुरेश जी को। पर गेहूं के साथ साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, ये दोनों भी पीसने वाले थे। सुबह अमन उठकर रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए, तो पता है उसके कपड़े नहीं निकले हुए हैं। अरे रश्मि, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? अपनी माँ से पूछो ना, उन्हीं का काम है ये। अमन अपनी माँ के पास जाता है। अब मेरे कपड़े आज आप देने वाले हो क्या माँ? हाँ, देना तो मुझे ही चाहिए, पर तेरी बहू ने कपड़े धोने ही नहीं डाले, तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं है बेटा। हैं? ऐसा क्यों? कपड़े तो धोने आप ही देते हो ना माँ? अरे बहू ने तुझे बताया नहीं, अब हम अदल बदल गए हैं। मैं अब बहू और तेरी बीवी सास। अमन परेशान हो गया। वो बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। सरस्वती जी अपने घुटने के दर्द के कारण झुककर घर साफ नहीं कर पा रही थी, और ना ही खाना बनाना याद रख पाई। उधर रश्मि पहले ही दिन घर की चाबी घुमा चुकी थी और 300 रुपए का हिसाब अलग नहीं मिल रहा था। पर दोनों का ही घमंड कैलाश पर्वत से भी बड़ा था, और दोनों ही खेमे एक दूसरे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। शाम को जब सुरेश जी और अमन खाना खाने बैठते हैं, तो सरस्वती जी उनके सामने गाजर और पपीते लाकर रख देती हैं। अरे माँ, ये क्या है? ख्याली पुलाव के साथ सलाद। माँ जी खाना बनाना भूल गई लगता है। अरे एक एक चमन्नी का हिसाब है मेरे पास, खाना बनाना कैसे भूल जाऊंगी? ये तो मैंने पढ़ा था कि फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसीलिए ये ले, एक फल खा ले। रात को सुरेश जी और अमन अपनी मीटिंग बिठाते हैं अकेले में। बाबूजी, इनकी लड़ाई के कारण ना हमें ठीक से खाना मिल रहा है, उल्टा घर के सारे काम रुक गए हैं। हाँ बेटा, 2 भैंसों की लड़ाई में बेचारे खेत के पौधों का भी नुकसान हो रहा है।
पर पापा क्या बताऊं आपको, मैंने माँ को इस महीने की 2 तारीख को बिजली के बिल के पैसे दिए थे। आज बिल भरने के लिए मांगने गया तो पता चला कि रश्मि उन पैसों से गैस सिलेंडर ले आई। अच्छा, तो सिलेंडर के पैसों का क्या हुआ? अब सिलेंडर के तो कोई पैसे नहीं थे बाबूजी, हमारे घर पर गैस की पाइपलाइन लगी है ना। बेटा, इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने घमंड के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर डालेंगे ये दोनों। अमन और सुरेश जी काफी सोच विचार के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रात ही को दोनों अपनी पत्नियों की अलमारी से नई साड़ी निकालते हैं और सुबह जब रश्मि और सरस्वती जी उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों पति साड़ी पहनकर चढ़ाव पर सब्जियां काट रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आप दोनों अदल बदल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? अरे क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरी भी बचपन से किसी की बहू बनने की इच्छा थी, तो आज से सरस्वती तुम बड़ी बहू, मैं मिडल बहू और अमन छोटी बहू। अरे लेकिन सब घर पर बैठ जाएंगे तो कमाएगा कौन? ये घर कैसे चलेगा? अब वो तो भैया या बाकी लोग जाने, अब हमने भी अदल बदल कर ही लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। रश्मि और सरस्वती जी को समझ में आ जाता है कि उन दोनों की आपस की डील की वजह से इन दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है और उनके ईगो ने दूसरों को कितनी यातनाएं दी है। अब असल में माँ जी आप सही थी, सास बनना बहुत मुश्किल है। अरे हाँ बेटा, और तू भी, मुझसे तो नहीं हो पाया सब घर के काम, वापस बदल ले क्या? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, और अब आप दोनों भी बदल लीजिए, कोई आ गया तो आप दोनों को देखकर क्या सोचेगा? अच्छा है, आप दोनों के समझ में ये बात तो आई, मैं फटाक से कपड़े बदल लेता हूँ। अरे रुक जा बेटा, एक फोटो ले लेती हूँ तेरी, मेरी बेटी होती तो तेरे जैसी ही दिखती साड़ी में। और मेरा फोटो नहीं लोगी? चाइनीज बहू। हे भगवान, फिर से यह कोरोना नाम का राक्षस जाग गया। इस बार तो ड्रैगन के मुंह से मौत बरस रही है। सही बोल रही है माँ जी, मुझे तो अब शर्म ही आती है कि मैं चाइना से हूँ। न जाने क्या क्या खाती हैं, कैसी कैसी बीमारी फैलाती हैं। अरे बहू, लेकिन वहीं से तो तू भी आई है ना मेरी लाडो, तू तो अंडा भी नहीं खाती। माँ जी, अच्छा खासा सब ठीक हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये फिर निकल कर आ गया। काश चाइना वालों को थोड़ी सी और अकल होती तो आज हम लोगों से अपने यूं जुदा ना हो रहे होते। कोरोना की नई लहर से देश में हो रही मौतों और घर में बंद रहने के कारण हमारी चाइनीज बहू बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। अब हमारी चाइनीज बहू परेशान सी रहने लगी। अरे क्या बात है मेरी चाइनीज गुड़िया, आज तू एक्सरसाइज नहीं करेगी? अरे ना तो तूने जूस पिया है, क्या हो गया लाडो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस अच्छा नहीं लग रहा, लोग मर रहे हैं और मैं जूस पीऊं। माँ जी, चाइना से आई ये महामारी और मैं भी तो चाइना से ही आई ना। अरे अरे बेटा, ऐसा ना सोच। सास पूरी कोशिश करती कि वो चाइनीज बहू को समझाए कि इस बीमारी के लिए वो खुद को दोषी ना समझे, लेकिन माँ जी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आप सबका खाना बना दिया है, मैं कमरे में जा रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। सास ने अपनी हंसती खेलती बहू का ये रूप तो कभी देखा नहीं था, लेकिन करती भी तो क्या। अगले दिन सुबह सुबह, अरे ये पूरे घर से स्वादिष्ट खाने की महक आ रही है। ये कौन है जो चाय बनने के वक्त लंच बनाकर तैयार कर रहा है? वो किचन में आती है जहाँ चाइनीज बहू ने शुद्ध वैष्णव खाना तैयार कर रखा था। अरे बहू, सोई नहीं क्या जो इस वक्त इतने प्रकार का खाना बना लिया? हाँ हाँ माँ जी, क्या करे, जब दिल में बोझ हो तो नींद नहीं आती, तभी तो मैंने सोचा
मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा दूंगी। वो ढेर सारा खाना रोज बनाती और गरीब और बेसहारा लोगों में बांटती। क्या कर रही है बहू? कितने दिनों से देख रही हूँ तू अच्छे से सोती भी नहीं है। क्यों कर रही है लाडो? क्या करूं माँ जी, मेरे देश के लोग जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं सो जाऊं, मुझसे नहीं होता। एक दिन चाइनीज बहू पीपीटी किट पहनकर खड़ी होती है। अरे ये क्या बेटा, खाना देने जा रही है या लड़ाई लड़ने? माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आऊंगी। मैंने सोचा है कि मैं घर से बाहर रहकर कोरोना के मरीजों की देखभाल करूंगी। ओ प्लीज प्लीज आप मुझे रोकना नहीं। नहीं नहीं बहू, ये तो तूने बहुत ही नेक काम सोचा है। बस बेटा तू अपना ख्याल रखना। बहू वहां से चली जाती है, लेकिन सास की रोज फोन पर बहू से बात होती। घर पर क्या है माँ, क्यों भेज दिया तूने उसे? बाहर कितना खतरा है, उसे कुछ हो गया तो? अरे बिल्कुल चिंता ना कर, उसने सारे नियम कायदे को फॉलो किया है। अरे वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और अगर मैं उसे मना कर देती ना तो उसकी अंतरात्मा उसे सोने नहीं देती। तू तो सारा दिन घर से ऑफिस का काम करता, लेकिन मैंने देखा है उसे कितना परेशान रहती थी कुछ दिनों से। हाँ वो भी है। उधर चाइनीज बहू लोगों का खूब ख्याल रखती, उन लोगों तक खाना पहुंचाती, उनके बच्चों की देखभाल करती। एक दिन बहू अपनी सोशल साइट देख रही थी तो उसे दिखता है कि एक आदमी ने बच्चों की देखभाल के लिए पोस्ट डाली है। बहू उसे फोन करती है। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, प्लीज बताओ। दूसरी तरफ से आवाज आती है। मैं और मेरी बीवी दोनों ही कोरोना से पीड़ित हैं। हम लोगों के बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। मुझे आपका एड्रेस बताओ। वो आदमी बहू को पता लिखवाता है। वहाँ वो पहुँच जाती है। ओह, ये किसे बुला लिया आपने? ये तो चाइनीज है, इसी के कारण तो हम लोगों का देश इस परेशानी से जूझ रहा है। अरे पर ये तो हिंदी में बात कर रही थी। तभी बीवी की ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है। ये क्या हो रहा है? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर जाइए। रुकिए, मैं आपको एक अस्पताल में बेड भी दिला देती हूँ। वो मेरे अंकल का अस्पताल है। चाइनीज बहू फोन पर बात करके उन लोगों को बेड दिलाती है, जहाँ पति की भी तबीयत खराब हो जाती है और दोनों को बेड दिलाकर बहू घर में बच्चों की पूरी देखभाल करती है। सास का बहू पर फोन आता है। अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, कैसी है रे तू? अरे माँ, पीछे की गली में ही हूँ मैं। वो खालिया लोग है ना, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कोरोना हो गया था। मैंने उन लोगों को श्रीवास्तव अंकल के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और अब मैंने माँ जी उन दोनों बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। अरे जीती रे बेटा, कोई जरूरत हो तो बता देना। नहीं नहीं माँ जी, सब कंट्रोल में है। बस इन बच्चों के माँ बाप ठीक होकर घर आ जाए। अच्छा माँ, इन लोगों के घर का फोन बज रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। लैंडलाइन में घर के मालिक का फोन था। हम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ इलाज महंगा है और हम लोगों के पास पैसे नहीं है। जितना इलाज हो सकेगा उतना ही होगा। हमारे बाद प्लीज आप हमारे बच्चों को संभाल लेना। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए, मैं अस्पताल वालों से बात करती हूँ। बहू अपनी बैंक से अस्पताल वालों को पैसे दे देती है और फोन पर कहती है। मैंने आप लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। इन दोनों का अच्छे से इलाज होना चाहिए। पैसे की जरूरत होगी तो मैं और डाल दूंगी। सारा दिन बहू कोरोना पेशेंट के बच्चों को देखती, रात में ढेर सारा खाना पैक करके जरूरतमंदों में बांटती। सोशल साइट्स के जरिए भी वो लोगों से जुड़कर उनकी मदद करती। फिर एक दिन घर का मालिक और उसकी बीवी ठीक होकर घर आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। भाई नहीं, पैसा दिया था, लेकिन वो जब आप बिल्कुल ठीक हो जाना तो क्षमा कर दे देना, कोई बात नहीं।
दोनों पति पत्नी चाइनीज बहू का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो हम लोगों के लिए भगवान की तरह है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाइनीज बहू बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर सास को पूरी बात बताती है। देख मेरी चाइनीज गुड़िया, तुझे चाइना का होने पर अफसोस था ना, लेकिन तूने सच्चे दिल से लोगों की सेवा करके ये बता दिया कि बेटी कहीं की भी क्यों ना हो, ससुराल आकर वो ससुराल के रंग में ही रंग जाती है। अब तो तू मेरी भारतीय बहू है। हाँ।